नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द लर्निंग कैपिटल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, विक्रम सर्व शिक्षा समिति के तत्वाधान में मेगा टेस्ट सीरीज मध्य प्रदेश पीएससी 2020 के लिए आयोजित की जा रही है। इस चरण में आज तीसरा टेस्ट लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हूँ और आज है टेस्ट भूगोल का, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी का। दोस्तों, यह टेस्ट सीरीज प्रत्येक रविवार 3 बजे से लेकर 5 बजे तक आप हमारे ये जो फेसबुक पेज है रियल एजुकेशन बाय विक्रम सिंह और टेलीग्राम ग्रुप में इसके माध्यम से जुड़ सकते हैं। और इस टेस्ट का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन शाम को 6 बजे से यूट्यूब पे लाइव किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये अंक। पहला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही? ऑप्शन दिए गए हैं: गेहूं चावल, ज्वार एवं तिलहन, गेहूं व आलू, चाय व कॉफी। दोस्तों, आपको बता दें कि हरित क्रांति भारत में 1980 के दशक में भारत में हुई थी, लगभग 1966 और 1967 में। भारत में के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के नेतृत्व में हरित क्रांति भारत में हुई थी और यह चावल एवं गेहूं के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी। इस हरित क्रांति से गेहूं एवं चावल में अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी और भारत खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना था। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, गेहूं एवं चावल। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ओबरा शहर किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन दिए गए हैं: तेल शोधन कारखाने के लिए, थर्मल पावर प्लांट के लिए, स्टील उद्योग के लिए और एल्यूमिनियम प्लांट्स के लिए। दोस्तों, ओबरा स्थित है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में और यह स्थित है रेणु और सोन नदी के तट पे। इन दोनों नदियों का जल का प्रयोग किया जाता है और यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड थर्मल पावर स्टेशन है, थर्मल पावर प्लांट है। यानी ये किसलिए प्रसिद्ध दोस्तों? थर्मल पावर प्लांट्स के लिए। और ये स्थित कहाँ पे दोस्तों? ये है उत्तर प्रदेश में। और प्रसिद्ध किसके लिए है? थर्मल पावर प्लांट्स के लिए। ओबरा शहर सोनभद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है और यह रेणु तथा सोन नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में अतिसघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं: अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। दोस्तों, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट्स प्रति 2 वर्ष में, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट प्रति 2 वर्ष में जारी की जाती है। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान, जो कि स्थापित हुआ 1981 में और ये स्थित कहाँ पे दोस्तों? देहरादून। इसके द्वारा पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट जारी की जाती है। अभी वर्ष 2019 में ISFR 2019 में जारी की गई है। दोस्तों, यह रिपोर्ट जारी की जाती है वर्ष 1988 से और 2019 में जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें ऐसा कहा गया है कि जो सर्वाधिक वन क्षेत्र है वो है मध्य प्रदेश में। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा दोस्तों? अतिसघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र। आप एक बार जानकारी ले लें कि सर्वाधिक वन क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में और परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा है मिजोरम में। लेकिन अति सघन वन जो है वो स्थित है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। लेकिन सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर एरिया जो है वो है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं: बेंगलोर, मैसूर, लखनऊ और वाराणसी। दोस्तों, मैसूर में स्थित है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है दोस्तों केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान। लखनऊ में स्थित है केंद्रीय औषधि संस्थान लखनऊ और भारतीय सब्जी संस्थान स्थित है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। याद करें दोस्तों, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान ये स्थित है मैसूर में, औषधि संस्थान लखनऊ में और सब्जी संस्थान स्थित है दोस्तों वाराणसी उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
भारत में सर्वाधिक कोयला किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़। दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आ रहे हो तो हमारे चैनल द लर्निंग कैपिटल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें तथा आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो क्वेश्चन दोस्तों, सर्वाधिक कोयला किस राज्य में पाए जाते हैं? दोस्तों, विश्व में भारत का स्थान कोयला उत्पादन के लिए है 3rd प्लेस, तीसरे स्थान पे है भारत। और भारत में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है झारखंड। टॉप 3 स्टेट में आपको बता देता हूँ दोस्तों। तो पहले स्थान पे है झारखंड और दूसरे स्थान पे दोस्तों छत्तीसगढ़ और तीसरे पे है उड़ीसा। ये भारत के 3 सर्वाधिक कोल उत्पादक राज्य। झारखंड में प्रसिद्ध क्या है दोस्तों कोयले के लिए? सिंहभूम जिला, हजारीबाग जिला और धनबाद जिला। धनबाद की झारिया माइंस प्रसिद्ध है कोल उत्पादन के लिए। यानी स्पष्ट कर सकते हो दोस्तों, ऑप्शन सी झारखंड में भारत का सर्वाधिक कोयले का उत्पादन होता है। झारखंड की झारिया माइंस कोयले के लिए बेहद प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हो दोस्तों, तातीपाका तेल शोधनशाला किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और असम। दोस्तों, तातीपाका स्थित है ईस्टर्न गोदावरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। और ये प्रसिद्ध क्यों है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस के द्वारा, जो भारत की प्रसिद्ध तेल कंपनी है, उसके द्वारा यहाँ पे स्थापित किया गया है तेल शोधन कारखाना। और ये स्थित दोस्तों आंध्र प्रदेश में। कर्नाटक में दोस्तों मैंगलोर रिफाइनरी स्थित है। कौन सी मतलब रिफाइनरी है? तातीपाका। और ये स्थित है दोस्तों आंध्र प्रदेश में, ईस्टर्न गोदावरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। कर्नाटक में स्थित है दोस्तों मैंगलोर रिफाइनरी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे स्थित है दोस्तों मथुरा रिफाइनरी। और असम में डिगबोई, नुमालीगढ़ जैसी प्रसिद्ध रिफाइनरी स्थित है दोस्तों असम में। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, तलचर एवं एन्नोर उल्लेखनीय हैं। किस लिए जाने जाते हैं तलचर एवं एन्नोर? परमाणु शक्ति संयंत्रों हेतु, जल विद्युत संयंत्रों हेतु, भूतापी शक्ति संयंत्र होती और तापी शक्ति संयंत्र हेतु। दोस्तों, आपको बता दें कि तलचर स्थित है उड़ीसा के अंगुल जिले में और एन्नोर स्थित है चेन्नई के निकट तमिलनाडु में। और ये दोनों प्रसिद्ध हैं दोस्तों तापी शक्ति संयंत्र के लिए, थर्मल पावर स्टेशन है यहाँ पे। कल्चर में NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन भारत की महारत्न कंपनी है, इसके द्वारा स्थापित किया गया पावर स्टेशन है। और ये स्थापित हुआ था दोस्तों वर्ष 1968 में तलचर में। और यह ब्राह्मणी नदी के तट पर स्थित है। और जो एन्नोर में थर्मल पावर स्टेशन है, ये इसकी स्थापना हुई थी 1970 और ये प्रसिद्ध दोस्तों तापी शक्ति संयंत्रों के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों, भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं प्राकृतिक गैस, कोयला, नाभिकीय ऊर्जा और खनिज तेल। तो दोस्तों, वर्तमान में भारत में जो वाणिज्यिक ऊर्जा का उत्पादन होता है प्रधान स्रोत है वो कोयला ही है। कोयले से ही भारत में सबसे ज़्यादा बिजली का उत्पादन किया जाता है। यानी इस प्रश्न से उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए। बाकी सबकी अवेलेबिलिटी कोयले की मात्रा में बहुत कम है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन दिए गए हैं 31.8, 30.8, 32.2% और 31.2%। दोस्तों, जो जनगणना आपको बता दें 2011 में हुई थी वह
अब तक की 15वीं जनगणना थी और इस जनगणना में ये जनगणना हुई थी वर्ष 2011 में। और इस जनगणना में ये बताया गया था कि भारत की नगरीय जनसंख्या है 31.2% और ग्रामीण जनसंख्या है 68.8%। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं नरोरा, तारापुर, काकरापार और कलपक्कम। दोस्तों, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया था महाराष्ट्र के तारापुर में और यह स्थापित कब हुआ दोस्तों? 1972 में संयुक्त राज्य अमेरिका की मदद से इसे स्थापित किया गया। कब दोस्तों? वर्ष 1972। नरोरा की बात करें दोस्तों तो यह स्थित है उत्तर प्रदेश में और यह स्थापित हुआ 1991 में। काकरापार स्थित है दोस्तों सूरत, गुजरात में स्थित है ये और यह स्थापित हुआ दोस्तों वर्ष 1993 में। कलपक्कम ये दोस्तों तमिलनाडु में और यह स्थापित हुआ था वर्ष 1983 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा सागरी राष्ट्रीय उद्यान है? ऑप्शन दिए गए हैं सुंदरबन, गहिरमाथा, मन्नार की खाड़ी और भितरकनिका। तो सागरी राष्ट्रीय उद्यान जो कि है ये है दोस्तों मन्नार की खाड़ी। जैव विविधता से भरपूर मन्नार की खाड़ी सागरी राष्ट्रीय उद्यान है भारत में। यह स्थित है दोस्तों तमिलनाडु में और यह भारत का सबसे बड़ा जैव आरक्षित क्षेत्र भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। इसका कुल क्षेत्रफल 10,500 वर्ग किलोमीटर है बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र का। और यह कब मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व कब बना? 1989 में। और यह स्थित कहाँ पे दोस्तों? तमिलनाडु में। भारत तथा श्रीलंका के बीच स्थित है ये मन्नार की खाड़ी। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है दोस्तों, गहिरमाथा उड़ीसा में है और यह प्राकृतिक कछुए का प्रजनन केंद्र है गहिरमाथा में भी। और भितरकनिका यह है दोस्तों उड़ीसा में, टर्टल के लिए गहिरमाथा प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते दोस्तों, कोंकण रेल मार्ग निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? ऑप्शन दिए गए हैं पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, अरावली और नीलगिरी। दोस्तों, कोंकण रेल मार्ग गोवा से लेकर केरल तक फैला हुआ है और इसकी कुल लंबाई है 760 किलोमीटर, 760 किलोमीटर। और कोंकण रेल मार्ग जो प्रारंभ हुआ था 1998 से प्रारंभ हुआ था और यह निकलता है पश्चिमी घाट से होके। पश्चिमी घाट क्योंकि फैला हुआ है भारत के पश्चिमी तट में, गोवा से लेके आपके केरल तक फैला हुआ पश्चिमी तट और इन्हीं में कोंकण रेल मार्ग का भी विस्तार है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक तथा केरल से होकर निकलता है कोंकण रेल मार्ग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन दिए गए हैं दिल्ली, चंडीगढ़, पौंडीचेरी और लक्षद्वीप। तो दोस्तों 2011 की जो अंतिम जनगणना हुई थी उसमें भारत की ओर से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है जनसंख्या की दृष्टि से वो है दिल्ली। और न्यूनतम जनसंख्या है लक्षद्वीप की। सर्वाधिक जनसंख्या है दिल्ली प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखते दोस्तों, भारत का कृत्रिम बंदरगाह है। ऑप्शन दिए गए हैं कांडला, मंगलुरु, चेन्नई और हल्दिया। दोस्तों, कांडला स्थित है अरेबियन सी में और ये स्थित है गुजरात में। मंगलुरु दोस्तों ये स्थित है अरेबियन सी पे ये भी। और हल्दिया बंगाल की खाड़ी में स्थित है पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। चेन्नई स्थित दोस्तों भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है चेन्नई, जो कि स्थित है बंगाल की खाड़ी में और यह भारत का कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई पोर्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वेलाडीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन दिए गए हैं लौह अयस्क, बॉक्साइट, कोयला और अभ्रक। दोस्तों बेलाडीला यह दंतेवाड़ा, बेलाडील की जो पहाड़ियां हैं दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में स्थित हैं और यहाँ पे हाई ग्रेड का आयरन ओर पाया जाता है और ये माइंस जो प्रसिद्ध है बेलाडीला, ये प्रसिद्ध है आयरन ओर के लिए, लौह अयस्क के लिए। अगला क्वेश्चन देखते दोस्तों, सोमपेन जनजाति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन दिए गए हैं नीलगिरी समूह, निकोबार द्वीप समूह, स्पीति घाटी और लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप में पाई जाती है। दोस्तों आपको बता दें कि सोमपेन जनजाति जो है ये प्राचीन जनजाति है और ये पाई जाती है निकोबार द्वीप समूह में। नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है टोडा जनजाति, टोडा जनजाति निवास करती है नीलगिरी की पहाड़ियों में। लक्षद्वीप में वासी जनजाति निवास करती है और गद्दी तथा लाहौली ये निवास करती हैं हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में, गद्दी तथा लाहौली। दोस्तों आपको बता दें कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जनजाति निवास करती है मध्य प्रदेश राज्य में, जबकि प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा मिजोरम राज्य में जनजाति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं वाराणसी, चितरंजन, पेरम्बूर और कपूरथला। दोस्तों रेलवे इंजन का सबसे पुराना कारखाना स्थित है पश्चिम बंगाल के चितरंजन में। कहाँ पे स्थित दोस्तों? चितरंजन में। इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। कपूरथला में दोस्तों इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है। पेरम्बूर में रेल डिब्बे का कारखाना है और यह स्थित है तमिलनाडु में। और डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है BMW, ये स्थित है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? ऑप्शन दिए गए हैं चाय, रबर, कॉफी और इलायची। तो जो नीलगिरी है कि पहाड़ी क्षेत्र वो उसकी जलवायु इलायची के लिए बेहद उपयुक्त है और यहाँ पे खेती की जाती है इलायची की। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कोंकण रेल मार्ग किन राज्यों से होकर गुजरता है? तो दोस्तों आपको बता दें कि कोंकण रेल मार्ग गोवा से लेके तमिलनाडु तक विस्तार है और पश्चिमी घाट से निकला हुआ है। ये 760 किलोमीटर इसकी लंबाई है और यह प्रारंभ हुआ था 1998 में और यह निकलता है दोस्तों महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और गोवा राज्यों से। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? ऑप्शन दिए गए हैं लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लैटराइट मिट्टी। दोस्तों लावा से निकलता है बेसाल्ट। बेसाल्ट लावा से निर्माण होता है काली मिट्टी का। यह मिट्टी चूना, लौह अयस्क, एल्युमिनियम तथा मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है इस मिट्टी में, काली मिट्टी में, और यह कपास की खेती के लिए बेहद उपयुक्त होती है। भारत में गुजरात, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में काली मिट्टी का क्षेत्र पाया जाता है और इनका निर्माण होता है इस मिट्टी का बेसाल्ट लावा से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन दिए गए हैं 1951, 1970, 1975 और 1985। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम भारत में दुग्ध उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि से है और यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था 1970 में। भारत में दुग्ध उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि प्राप्त की गई थी और इसके जनक माने जाते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। और गुजरात के आनंद में अमूल की स्थापना की गई थी। अमूल एक सहकारी दुग्ध कोऑपरेटिव सोसाइटी है दूध उत्पादन के लिए और यह ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम डॉक्टर वर्गीस कुरियन के नेतृत्व में शुरू किया गया था 1970 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? ऑप्शन दिए गए हैं तापीय ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा। तो दोस्तों सबसे कम मिनिमम जो
वायु प्रदूषण होता है वो होता है सोलर एनर्जी से, सौर ऊर्जा से मिनिमम पॉल्यूशन होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला किस भूभाग से निक्षेपित होता है? ऑप्शन दिए गए हैं धारवाड़ क्रम, गोंडवाना क्रम, आर्कियन क्रम और टर्शियरी क्रम। तो दोस्तों भारत में 98% तक कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। ये परतदार चट्टानें होती हैं, इनमें जीवों के अवशेष मिलते हैं और सर्वाधिक कोयला पाया जाता है गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में दोस्तों भारत के सबसे महत्वपूर्ण खनिज जैसे आयरन, तांबा, स्वर्ण पाए जाते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। और जो कोयले के लिए प्रसिद्ध दोस्तों गोंडवाना क्रम की चट्टानें। अगला है इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? दोस्तों इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। इंदिरा गांधी नहर यह राजस्थान राज्य में सिंचाई व्यवस्था को, सिंचाई की आपूर्ति के लिए इसे निकाला गया है और यह निकलती दोस्तों हरिके बांध से। हरिके बांध जो सतलुज और ब्यास के संगम पे स्थित है, ये हरिके बांध, और यहाँ से निकाली गई है भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर। राजस्थान के क्षेत्र में जल की आपूर्ति करती है। 650 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी हरिके बांध। भाखड़ा नंगल बांध भारत का सबसे ऊंचा ग्रेविटी बांध है भाखड़ा नंगल बांध, जो कि सतलज नदी पर बना है। पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में और उकाई बांध उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ऑप्शन दिए गए हैं अरबी, हिंदी, स्पेनिश और इंग्लिश। तो दोस्तों मानसून शब्द अरबी का शब्द है, अरबी शब्द से इसकी उत्पत्ति है मानसून की। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए संपूर्ण भूमि का न्यूनतम कितना प्रतिशत वन आवरण होना चाहिए? ऑप्शन दिए गए हैं 25%, 50%, 40% और 33%। पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए भूमि का मिनिमम 33%, 33% फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, वन आवरण होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अंतःस्थली अपवहन नदी का उदाहरण कौन सा? ऑप्शन दी गई हैं माही, घग्गर, नर्मदा और कृष्णा। तो दोस्तों अंतःस्थली भारत में जो है नदी का उदाहरण है घग्गर नदी। घग्गर नदी हिमालय की शिवालिक श्रेणियों से निकलती है और शिवालिक श्रेणी से निकलती है, प्रवाहित होते हरियाणा राजस्थान में हनुमानगढ़ के निकट, राजस्थान के हनुमानगढ़ के निकट मरुस्थल में विलीन हो जाती है घग्गर नदी और इसकी लंबाई है, कुल लंबाई है 465 किलोमीटर और यह अंतःस्थली अपवहन नदी का उदाहरण है। यह मरुस्थल में विलीन हो जाती है घग्गर नदी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किन शहरों को जोड़ती है? ऑप्शन दिए गए हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, झांसी, बेंगलोर, कोलकाता, श्रीनगर से कोलकाता और पोरबंदर से कानपुर। तो दोस्तों भारत में सड़कों का जाल बिछाने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत की गई है और इसके अंतर्गत भारत के 5 बड़े महानगरों को 5846 किलोमीटर सड़कों से जोड़ना है और ये जोड़ती है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। भारत के 4 बड़े महानगरों को यह योजना जोड़ती है। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, टिहरी बांध किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं गंगा व यमुना, भागीरथी व अलकनंदा, भागीरथी व भेलांगना, अलकनंदा व मंदाकिनी। तो दोस्तों टिहरी बांध स्थित है उत्तराखंड में यह विश्व का सबसे ऊंचा चट्टान आपूर्तित बांध है। इसके माध्यम से 2400 मेगावाट की 2400 मेगावाट का विद्युत उत्पादन किया जाता है और यह स्थित है भागीरथी व भेलांगना नदी के संगम पर।
इन दो नदियों के संगम पर स्थित है टिहरी बांध। भागीरथी व अलकनंदा के जो संगम होता है इसे बोलते हैं दोस्तों देवप्रयाग, और अलकनंदा व मंदाकिनी को बोलते हैं दोस्तों रुद्रप्रयाग। इन दोनों के संगम को कहा जाता है रुद्रप्रयाग। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन दिए गए हैं गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी और नर्मदा नदी। दोस्तों चलिए एक करके नदी देखते हैं। गोदावरी की लंबाई दोस्तों 1465 किलोमीटर। यह त्र्यंबकेश्वर नासिक से निकलती है और इसका ड्रेन होता है, ये नदी का ड्रेन होता है बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर की लंबाई है। कृष्णा नदी की लंबाई दोस्तों 1400 किलोमीटर। यह महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है और इसका भी ड्रेन होता है, यह भी ड्रेन इसका भी बंगाल की खाड़ी में। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर। और कावेरी नदी, जिसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और यह भी इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। नर्मदा की लंबाई है 1312 किलोमीटर। यह अरेबियन सी में खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है नर्मदा। बाकी सब ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं 3 नदियाँ, और चौथी नदी जो है नर्मदा ये गिरती है अरब सागर में। तो भारत की सबसे दक्षिण भारत की सबसे जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हुई दोस्तों? गोदावरी। ऑप्शन ए गोदावरी नदी। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, विंध्याचल रेंज की अमरकंटक पहाड़ी से निकलते हुए ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होते हुए खंबात की खाड़ी में जाके ड्रेन हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इससे मैच कीजिए, मैच ऑफ द फॉलोइंग। कौन सा शहर किस नदी के तट पे है? तो बैतूल जो है दोस्तों, बैतूल स्थित है ताप्ती नदी के तट पर। ताप्ती नदी के तट पे बैतूल। जगदलपुर इंद्रावती, जगदलपुर छत्तीसगढ़ में है दोस्तों और इंद्रावती नदी के तट पर स्थित है। जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर और उज्जैन क्षिप्रा के तट पे स्थित है। ये मैच कर ले दोस्तों आप, बैतूल, ताप्ती, जगदलपुर, इंद्रावती, जबलपुर, नर्मदा और उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पे स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? ऑप्शन दिए गए हैं भावर, बांगर, खादर और तराई। दोस्तों नवीन जलोढ़ों से निर्मित मिट्टी कहलाती है खादर और यह काफ़ी उपजाऊ होती है। और बांगर पुरानी कछारी मिट्टी जहाँ पे सामान्यतः बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता, ये अपेक्षाकृत खादर से कम उपजाऊ होती है और इसे कहा जाता है दोस्तों बांगर। क्या कहा जाता है दोस्तों? बांगर। और जहाँ पे नवीन जलोढ़ प्रतिवर्ष पानी पहुँचता है, बेहद उपजाऊ जमीन होती है, उसे बोलते हैं खादर। भावर यह शिवालिक की तलहटी में स्थित होते हैं। कंकड़ पत्थरों की अधिकता के कारण प्रायः नदियां इसमें विलीन हो जाती हैं और ये क्षेत्र कहलाते हैं भावर। जबकि तराई भावर के दक्षिण में स्थित होते हैं और ये दलदली भूमियां होती हैं। नदियां यहाँ पे वापस जमीन पे आती हैं तराई, और ये जैव विविधता के से भरपूर क्षेत्र है तराई भावर से नीचे, मतलब है शिवालिक के दक्षिण में स्थित होते हैं तराई के क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मैट्टूर बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं गावनी, कावेरी, हेमवती और पाला नदी। तो दोस्तों मैट्टूर बांध स्थित है तमिलनाडु में। कहाँ पे स्थित दोस्तों? तमिलनाडु में। और यह कब बना दोस्तों? 1934। और ये स्थित है दोस्तों कावेरी नदी पे। कावेरी नदी पे कृष्ण राजसागर जलाशय भी है जो कि है कर्नाटक में, और मैट्टूर बांध स्थित दोस्तों तमिलनाडु में। दक्षिण भारत की गंगा जिसे कहा जाता है कावेरी नदी को, कावेरी नदी पे स्थित है मैट्टूर बांध। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तपोवन एवं विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान।
दोस्तों तपोवन एवं विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और यहाँ पे 520 मेगावाट का हाइडल पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है। और ये किस नदी पे दोस्तों? धौली गंगा नदी पे स्थित है तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना, NTPC नेशनल थर्मल 520 मेगावाट का जल विद्युत परियोजना है ये तपोवन एवं विष्णुगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? ऑप्शन दिए गए हैं अरावली, सतपुड़ा, अजंता और सह्याद्री। तो दोस्तों आपको बता दें कि अरावली का विस्तार गुजरात से लेके दिल्ली तक है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। वेस्टर्न घाट सतपुड़ा का विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश से लेके छत्तीसगढ़ कुछ तक है सतपुड़ा का विस्तार। और सह्याद्री का विस्तार ये भी है दोस्तों कर्नाटक तरफ सह्याद्री कहा जाता है इसको। गोवा, महाराष्ट्र से लेके महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल इन राज्यों में सह्याद्री का विस्तार है। और केवल एक अजंता पर्वत श्रेणी है जो कि सिर्फ महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। स्पष्ट करते उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी अजंता। अगला क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? ऑप्शन है असम, केरल, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा चंदन जो होता है वो होता है कर्नाटक राज्य। चंदन की लकड़ी के लिए कर्नाटक राज्य प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग इंडियन फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी 1981 में और ये पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्य करता है और यह स्थित है दोस्तों देहरादून। वहाँ पे स्थित है दोस्तों देहरादून में। और IIFM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट ये स्थित है दोस्तों वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में। नागपुर में स्थित है नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये स्थित है नागपुर में दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी कृत्रिम झील है? ऑप्शन दिए गए हैं कोडाईकनाल, कोल्लेरू, नैनीताल और रेणुका झील। दोस्तों कोडाईकनाल स्थित है तमिलनाडु में और यह पालनी हिल्स में स्थित प्रसिद्ध हिल स्टेशन है भारत के दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में। और यहाँ पे आर्टिफिशियल लेक बनाई गई है कोडाईकनाल। इस प्रश्न का तो ऑप्शन है कोल्लेरू आंध्र प्रदेश में है दोस्तों, नैनीताल उत्तराखंड में है और रेणुका झील है हिमाचल प्रदेश में। इसे रामसर साइट्स में भी स्थान दिया गया है रेणुका झील को। यह नंदागिरी नदी पर स्थित है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पनियान तथा इरूला जनजाति किस राज्यों में निवास करती हैं? ऑप्शन दिए गए हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र। तो दोस्तों पनियान तथा इरूला जनजातियां ये केरल राज्य की प्रमुख जनजाति हैं, यहाँ पे निवास करती हैं। क्वेश्चन है खैबर दर्रा कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं भूटान, बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान। दोस्तों खैबर दर्रा पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत पे स्थित है, इसी के नाम पे इसका नाम पड़ा है खैबर दर्रा और ये स्थित तो पाकिस्तान में। खैबर पख्तूनवा प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में स्थित है खैबर दर्रा। खैबर और बोलन दर्रा भारत के पश्चिम उत्तर से जो सर्वाधिक आक्रमण होते थे इन दर्रों से प्रवेश करते थे आक्रमणकारी। खैबर दर्रा और बोलन दर्रा काफी प्रसिद्ध रहते, कहा जाता है मोहम्मद गौरी ने जो भारत में मध्यकाल में आक्रमण किया था वो भारत में जो प्रवेश किया था उसने खैबर दर्रा से ही भारत में प्रवेश किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
निम्न में से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं सतलज, रावी, चेनाब और ब्यास। दोस्तों देखते हैं सतलज नदी का जो उद्गम होता है वो होता है मानसरोवर के पास राकसताल से, जो कि तिब्बत में स्थित है। यानी सतलज नदी भारत के से बाहर इसका उद्गम होता है और यह सिपकिले दर्रे से भारत में प्रवेश करती है और सतलज नदी पे स्थित है भाखड़ा नंगल डाम, और पूर्व में इसे सुतुद्री नदी के नाम से जाना जाता था। रावी को परुष्णी नदी के नाम से जाना जाता है और यह हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। चेनाब नदी इसे पूर्व में अस्कनी नदी के नाम से जाना जाता था। यह बड़ा लाचा दर्रे के पास हिमाचल प्रदेश में चंद एवं भागा 2 धाराओं से निकलती है और ये इसकी संयुक्त धारा चेनाब कहलाती है। ब्यास, ये इसका पूर्व में नाम होता था बिपासा और यह रोहतांग दर्रे हिमाचल प्रदेश से निकली है और हरिके नामक स्थान पर सतलज में मिल जाती है। और ये सभी ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी? इंडस रिवर की, सिंधु नदी की रिवर सिस्टम्स की हैं ये सभी ट्रिब्यूटरीज नदी, सहायक नदियां हैं। और इनमें से सतलज नदी का जो उद्गम होता है वो भारत में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और ओडिशा। दोस्तों चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में। किस जिले में दोस्तों? चंदौली जिले। और यहाँ पे नीलगाय, सांभर तथा चिंकारा तथा चीतल जैसे जानवरों का सबका संरक्षित किया जाता है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, और यह स्थित दोस्तों उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ स्थित है? इनमें से ये जो वाटरफॉल दिए हैं इनमें से किस वाटरफॉल पे स्थित है महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट? ऑप्शन दिए गए हैं जोग, शिव समुद्रम और गोकक प्रपात। दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग वाटरफॉल। इसकी ऊंचाई है 255 मीटर और ये स्थित है दोस्तों शरावती नदी कर्नाटक में, और यहीं पे स्थित है महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट। यह स्थित है दोस्तों जोग वाटरफॉल पे। और शिव समुद्रम जलप्रपात यह स्थित है दोस्तों कावेरी नदी पे और इसकी ऊंचाई है दोस्तों 90 मीटर। गोकक जलप्रपात यह भी कर्नाटक में स्थित है और इसकी जो हाइट है दोस्तों 55 मीटर है, गोकक नदी पे स्थित है। और भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है जोग वाटरफॉल, 275 मीटर की हाइट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। ऑप्शन दिए गए हैं डचीगैम, सिमलीपाल, हजारीबाग और जिम कॉर्बेट। तो दोस्तों भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। स्थापना हुई थी 1935-36 में उत्तराखंड के नैनीताल तथा पौड़ी गढ़वाल जिले में यह स्थित है। और यहाँ पे एंडेंजर्ड जो विलुप्त प्राय बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसे प्रारंभ में हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था और यह स्थित है दोस्तों उत्तराखंड में। डची गेम नेशनल पार्क ये है जम्मू कश्मीर में, सिमलीपाल है उड़ीसा में और हजारीबाग है झारखंड में। तो फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आने वाला पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट, यानी प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत सबसे पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ही प्रारंभ की गई। अगला क्वेश्चन है, अमरकंटक से निकलने वाली वे कौन सी नदियां हैं जो अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? ऑप्शन दिए गए हैं चंबल बेतवा, चंबल और सोन, नर्मदा और सोन, नर्मदा और बेतवा। दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ी विंध्याचल रेंज में स्थित है और यहाँ से 2 भारत की प्रसिद्ध नदियाँ निकलती हैं जो कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बहती हैं। तो इसका उत्तर दोस्तों नर्मदा एवं सोन। नर्मदा
इसकी लंबाई है दोस्तों 1312 किलोमीटर और यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, यानी मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात की ओर बढ़ती है नर्मदा नदी। और ये खंबात की खाड़ी, अरब सागर के खंबात की खाड़ी में जाके इसका ड्रेन हो जाता है। और सोन नदी ये उत्तर की ओर बहती है, उत्तर की ओर बहती है और पटना के निकट गंगा में जाके मिल जाती है सोन नदी। और इन दोनों नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मैकमोहन रेखा किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पे खींची गई है? ऑप्शन दिए गए हैं जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। दोस्तों मैकमोहन रेखा खींची गई थी वर्ष 1914 में, 1914 में, और यह स्थित है भारत तथा चीन की सीमा पर। और इनका निर्धारण किया गया था शिमला में तब। और ये कहाँ पे है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई हैं मैकमोहन रेखाएं। भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारण करती हैं मैकमोहन रेखाएं। रेड क्लिफ रेखाएं हैं वो भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई हैं। डूरन रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच खींची गई है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और असम। तो दोस्तों भारत का उत्तर प्रदेश राज्य सर्वाधिक राज्यों की सीमा, सर्वाधिक कुल 8 राज्यों की सीमा को टच करता है उत्तर प्रदेश राज्य। इसकी सीमा से लगे हुए राज्य हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा तथा छत्तीसगढ़। हिमाचल प्रदेश भी है और जो एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नेशनल कैपिटल क्षेत्र दिल्ली भी उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः किन कारणों से होती है? तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून और दक्षिण पूर्वी मानसून। तो दोस्तों जो तमिलनाडु में शीतकालीन शरद में वर्षा होती हैं वे होती हैं उत्तर पूर्वी रिट्रीटिंग मानसून जिसे कहा जाता है, उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा तमिलनाडु में वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं बेंगलोर, हुबली, चेन्नई और जयपुर। दोस्तों साउथ वेस्ट रेलवे भारत के 17 रेलवे जोन में से एक रेलवे मंडल है, जोन है, और इसका मुख्यालय है दोस्तों हुबली में, हुबली कर्नाटक में स्थित है। नॉर्थ वेस्ट जो रेलवे है, उत्तर पश्चिम रेलवे, उसका हेडक्वार्टर है जयपुर में। और सदर्न रेलवे, दक्षिण रेलवे का हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है चेन्नई। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? ऑप्शन है महाराष्ट्र, ये दिए ऑप्शन। दोस्तों आपको बता दें कि सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पे स्थित है, नर्मदा नदी पे स्थित है। गुजरात के नर्मदा केवड़िया डिस्ट्रिक्ट पे सरदार सरोवर डैम का निर्माण किया गया है। इस डैम की शुरुआत हुई दोस्तों 1961 में और यह अब तक का सबसे ऊंचा 138.68 मीटर ये डैम बनाया गया है गुजरात के नर्मदा केवड़िया पे। और नर्मदा तथा उसकी सहायक नदियों पे इस सरोवर का निर्माण किया गया है। और इससे प्रभावित राज्य, लाभान्वित राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। और यहाँ पे दोस्तों इसके तट पे, सरदार सरोवर के तट पर दुनिया की सबसे ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं धौलाधार, पीर पंजाल, रणज्योति, नागटिबा, लद्दाख तथा पीर पंजाल मध्य हिमालय तथा हिमालय। तो कुल्लू घाटी से दोस्तों धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणी जो कि मिडिल हिमालय का भाग है, मिडिल हिमालय में धौलाधार तथा पीर पंजाल श्रेणियों के बीच स्थित है कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
इन्हें सुमेलित कीजिए। सागौन के वन कहाँ पाए जाते हैं? सागौन के वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सागौन के वन पाए जाते हैं दोस्तों हिमालय के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में सागौन के वन पाए जाते हैं। देवदार के वन पाए जाते हैं दोस्तों, देवदार के वन पाए जाते हैं हिमालय की तराई में। सागौन के वन हिमालय के उत्तर। सुंदरी वन पाए जाते हैं सुंदरबन में, और सिनकोना पाया जाता है मध्य भारत में। मध्य भारत में इसको मैच करने, मैच ऑफ द फॉलोइंग। सागौन के वन हिमालय के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में, देवदार के वन हिमालय की तराई में, सुंदरी वन सुंदरबन में, और सिनकोना मध्य भारत में। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत जन घनत्व कितना है? तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार औसत भारत जन घनत्व है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है 2011 की जनगणना के अनुसार। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भारत का जन घनत्व है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में सर्वाधिक जन घनत्व वाला राज्य है बिहार। यहाँ पे जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और न्यूनतम है मिजोरम न्यूनतम जन घनत्व वाला राज्य है। दोस्तों इसी के साथ हम लिंगानुपात भी कर लेते हैं। भारत का लिंगानुपात है 943, और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है केरल, और न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है कर्नाटक, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जम्मू कश्मीर की पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम बताएं। ऑप्शंस हैं जस्कर, पीर पंजल, काराकोरम और श्रेणी, और लद्दाख श्रेणी। दोस्तों आपको बता दें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी ये स्थित हैं ट्रांस हिमालय में। किसमें स्थित है? ट्रांस हिमालय में, जिसमें सबसे काराकोरम श्रेणी इसकी हाईएस्ट पीक है K2 गॉडविन आश्रम, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे पहले ऊपर स्थित है काराकोरम, फिर लद्दाख श्रेणी, और फिर है जास्कर श्रेणी, और पीर पंजल श्रेणी। पीर पंजल श्रेणी ये स्थित है दोस्तों मिडिल हिमालय में, लघु हिमालय या मिडिल हिमालय में स्थित है पीर पंजल श्रेणी। तो पूर्व से अगर हम पश्चिम की ओर जाते हैं तो सबसे पहले आएगी काराकोरम, फिर आएगी लद्दाख, और फिर आएगी जास्कर, और फिर आएगा पीर पंजल। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी, तीसरा, चौथा, फिर पहला और फिर दूसरा, ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है डोल ड्रम पेटी का विस्तार सामान्यतः पाया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं 0 से 5 डिग्री, 0 से 5 डिग्री, 0 डिग्री से 5 डिग्री दक्षिण, और 0 से लेकर 10 डिग्री उत्तर। दोस्तों 5 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर और 5 डिग्री दक्षिण में। ये 5 नॉर्थ और 5 साउथ पे डोल ड्रम्स बनते हैं। आइए जानते हैं डोल ड्रम्स होते क्या हैं। दोस्तों डोल ड्रम यहाँ पे ये शांत क्षेत्र होते हैं। यहाँ पे क्षैतिज पवनें नहीं चलती, क्षैतिज पवनें नहीं चलती, केवल ऊर्ध्वाधर पवनें चलती हैं। जो पवनें नीचे तक ना पहुँचती हैं और ऊपर ही गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं और एक शांत क्षेत्र बनता है, इसे कहा जाता है डोल ड्रम पेटी। एकदम शांत दशाएं होती हैं और ये बनते हैं दोस्तों 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री दक्षिण पे। अगला क्वेश्चन है राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी। ऑप्शन दिए गए हैं यूके, सोवियत संघ, यूएसए और जर्मनी। दोस्तों राउरकेला इस्पात संयंत्र स्थित है उड़ीसा में। कहाँ पे स्थित दोस्तों? उड़ीसा में। और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1959 में और यह जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। भिलाई स्टील प्लांट स्थापित किया गया था दोस्तों सोवियत संघ से। बीएसपी भिलाई स्टील प्लांट तथा बोकारो स्टील प्लांट, ये दोनों स्थापित किए गए थे
सोवियत संघ की मदद से और ब्रिटेन की मदद से स्थापित किया गया था दोस्तों। दुर्गापुर संयंत्र जो स्थापित किया गया था 1956 में, पश्चिम बंगाल में स्थित है और ये स्थापित किया गया था यूनाइटेड किंगडम की मदद से। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पेट्रोल रसायन के लिए उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पे स्थित है? दोस्तों सबसे ज़्यादा भारत में पेट्रोल रसायन का केंद्र है जामनगर गुजरात में। यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सबसे बड़ी रिफाइनरी है जामनगर में। अंकलेश्वर गुजरात में है, ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में है और नून माटी ये है दोस्तों असम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जादूगुड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन दिए गए हैं सोना, मैग्नीज, लौह अयस्क और यूरेनियम। तो दोस्तों जादूगुड़ा स्थित है झारखंड के सिंहभूम जिले में और यह स्थित है दोस्तों यूरेनियम के लिए। और यहाँ पे स्थित है यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड UCIL। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1967 में और यह प्रसिद्ध दोस्तों यूरेनियम खनिज के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, न्यावा सेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ पे स्थित है? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और पैरादीप। तो आपको बता दें दोस्तों कि भारत के पश्चिमी तट पे स्थित है न्याहा सेवा बंदरगाह और यह है मुंबई में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, झीलों की वाटिका किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं फिनलैंड, पोलैंड, नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड। तो झीलों की वाटिका से प्रसिद्ध देश है दोस्तों फिनलैंड स्थित है यूरोप महाद्वीप में स्थित है फिनलैंड राष्ट्र देश और इसे झीलों की वाटिका कहा जाता है। यहाँ की राजधानी दोस्तों हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी है और हाल ही में फिनलैंड की प्रधानमंत्री हैं जो सना मारिन, वो दुनिया की सबसे युवा महिला प्रधानमंत्री होने का गौरव प्राप्त है सना मारिन को। 34 वर्ष की आयु में वे फिनलैंड की प्रधानमंत्री चुनी गई हैं सना मारिन। अगला क्वेश्चन है, पिग्मी जनजाति कहाँ पे निवास करती है? ऑप्शन दिए गए हैं अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका। तो दोस्तों जो पिग्मी जनजाति है वो है मध्य अफ्रीका के कांगो क्षेत्र में निवास करती है पिग्मी जनजाति और ये है दोस्तों अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, संसार में रेल का सबसे बड़ा जाल कहाँ है? मतलब सर्वाधिक रेल का नेटवर्क कहाँ पे है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी यूएसए में रेलों का सबसे बड़ा नेटवर्क है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किम्बरले किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन दिए गए हैं स्वर्ण खनन, हीरा खनन, इस्पात और ऑटोमोबाइल। तो दोस्तों किम्बरले माइंस स्थित है दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में स्थित है किम्बरले माइंस और ये प्रसिद्ध है दोस्तों हीरे के लिए प्रसिद्ध माइन है किम्बरले और ये स्थित है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? ऑप्शन देखिए 107.7 मिलियन किलोमीटर, 142.7 मिलियन किलोमीटर, 146.7 मिलियन किलोमीटर, 149.6 मिलियन किलोमीटर। तो दोस्तों सूर्य से पृथ्वी की दूरी मानी जाती है 149.6 मिलियन किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी ग्रह का क्रोड या कोर किस से बना होता है? ऑप्शन दिए गए हैं एल्यूमिनियम, लौह, क्रोमियम और सिलिकॉन। दोस्तों इसे 3 भागों में विभाजित कर लेते हैं। सबसे ऊपर होता है क्रस्ट, फिर होता है मेंटल और फिर होता है कोर। ऐसा मान सकते हैं। तो जो क्रस्ट बना हुआ है दोस्तों उसे कहा जाता है सिलिका और एल्यूमिनियम से बना होता है क्रस्ट। सीमा लेयर कहा जाता है मेंटल को, सिलिका और मैग्नीशियम से बना होता है और इसे कहा जाता है नीफे। आयरन, निकल और आयरन से बना होता है, यानी रोड बना होता है दोस्तों लौह से। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
विश्व में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश, ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है। ऑप्शन दिए गए हैं रूस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अर्जेंटीना। तो दोस्तों सर्वाधिक ऊन का उत्पादन होता है ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पे पाई जाती है मैरिनो भेड़। कौन सी? मैरिनो भेड़। और उत्तम किस्म का उत्पादन, ऊन का उत्पादन किया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विश्व का कॉफी फोर्ट कहलाता है? कॉफी फोर्ट ऑफ वर्ल्ड के नाम से किसे प्रसिद्ध है? तो दोस्तों कॉफी फोर्ट ऑफ वर्ल्ड के नाम से प्रसिद्ध है सेंटोस पोर्ट, और ये स्थित है दोस्तों ब्राजील में। दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का एक्सपोर्ट इसी पोर्ट से किया जाता है, उसे कॉफ़ी पोर्ट कहलाता है ये सेंटोस। अगला क्वेश्चन है, फजेंडा क्या कहलाते हैं? मलेशिया में रबड़ के बागान, ग्वाटेमाला में केले के बागान, ब्राज़ील में कहवे के बागान, श्रीलंका में चाय के बागान। तो दोस्तों फजेंडा, जो ब्राज़ील में कहवे के बागान होते हैं उन्हें फजेंडा कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? फजेंडा। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शन दिए हैं टुंड्रा, शंकुधारी वनों में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में और शीतोष्ण वनों। तो दोस्तों सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं आइसोबार, आइसोहाइट, आइसोथर्म और आइसोहैलाइन। दोस्तों समान ताप वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखाओं को कहा जाता है आइसोथर्म, समान लवण वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को कहा जाता है आइसोहैलाइन, और समान दाब वाले क्षेत्रों को मिलाने आइसोबार, और समान वर्षा वाले क्षेत्रों को कहा जाता है आइसोहाइट। अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? ऑप्शन दिए गए हैं बॉब अलमंडेव, सैरियूस, बॉस्फोरस और मलक्का। तो दोस्तों बॉब अलमंडेव जो कि लाल सागर को हिंद महासागर से कनेक्ट करती है, यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन है, गल्फ ऑफ एडन, और रेड सी को कनेक्ट करती है बॉब अलमंडेव, बॉब अलमंडेव। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा सागर जो भूबद्ध है? ऑप्शन दिए गए हैं लाल सागर, तिमोर सागर, उत्तरी सागर और अरल सागर। तो दोस्तों अरल सी भूबद्ध सागर है, और यह स्थित है दोस्तों कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान मध्य एशिया में स्थित दोस्त है, और इस पे दो नदियाँ, एक होती है सिर दरिया और अमूर दरिया। अमूर दरिया और सिर दरिया दो प्रसिद्ध नदियाँ हैं मध्य एशिया की, उनका ट्रेन होता है अरल सी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, टॉर्नेडो है एक अति उच्च दाब केंद्र, अति निम्न दाब केंद्र, एक अति उच्च समुद्री लहर और एक भूमंडलीय पवन। दोस्तों टॉर्नेडो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात कर्क रेखा से लेके मध्य मकर रेखा तक बनते हैं, और ये अति निम्न दाब के केंद्र होते हैं, अति निम्न दाब के केंद्र होते हैं, और ये मुख्यतः अमेरिका के तटों पे, अमेरिका के पूर्वी तटों पे ये बनते हैं, और इनका प्रभावी होते हैं 800 किलोमीटर तक, और बेहद विध्वंसकारी प्रकृति के होते हैं ये टॉर्नेडो, और ये अति निम्न दाब केंद्र होते हैं, और इन्हें ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं वर्षा की मात्रा, बादलों की दिशा एवं गति, सागरी लवणता और उपयुक्त सभी। तो दोस्तों नेफोमीटर से मेजर किया जाता है बादलों की दिशा एवं गति का। अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज प्राय किस मंडल में उड़ते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और वायुमंडल। तो दोस्तों आपको बता दें कि वायुमंडल हमारा सबसे पहले क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल 8 से लेकर 18 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल का विस्तार है।
सभी मौसमी दशाएं होती हैं क्षोभ मंडल में। समताप मंडल में मौसमी दशाएं बहुत कम होती हैं और इसीलिए यहाँ पे ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन लेयर पाई जाती है और इसीलिए सभी हवाई जहाज समताप मंडल में उड़ना में संचालित होते हैं और ये क्षोभ मंडल के ऊपरी लेयर में पाया जाता है समताप मंडल, और इसी में पाई जाती है ओजोन लेयर। उसके बाद होता है दोस्तों मध्यमंडल, और फिर होता है आयन मंडल, और फिर होता है वार मंडल। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गरजती चलीसा, प्रचंड पचासा एवं चीखता साठा क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं समुद्री तूफान, दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवने, उत्तरी गोलार्ध में पश्चिमी पवने और प्रशांत महासागरीय धारा। दोस्तों गरजती चलीसा, प्रचंड पचासा, चीखता साठा, रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s और श्रिंकिंग 60 ये पछुआ पवनें होती हैं। ये चलती हैं दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में स्थल अवरुद्ध न होने के कारण इनका विकास 40 से 60 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर में अधिक होता है। और ये होती है दोस्तों वेस्टर्न लीज, कहाँ पे? सदर्न हेमिस्फीयर में वेस्टर्न लीज होती हैं और इन्हें ही नाम दे दिया गया है गरजती चलीसा, प्रचंड पचासा। इनकी तीव्रता इतनी प्रभावी होती है, अधिक प्रभावी होने के कारण इन्हें ये नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं केन्या, मलावी, तंजानिया और जाम्बिया। तो दोस्तों सबसे अफ्रीका का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है किलिमंजारो, जिसकी ऊंचाई है 5895 मीटर और ये स्थित है दोस्तों तंजानिया में। तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार का उदाहरण? ऑप्शन दिए गए हैं बलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, अपशिष्ट पर्वत और ब्लॉक पर्वत। तो दोस्तों हिमालय नवीन युवा बलित पर्वत है। इस फोल्डेड माउंटेन है हिमालय, क्योंकि इनका अभी भी विकास होता जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं ज़ायरे, जाम्बिया, कजाकिस्तान और नाइजर। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश है कजाकिस्तान मध्य एशिया में स्थित देश है। नूर सुल्तान कजाकिस्तान की राजधानी। अगला क्वेश्चन है, बेंगुला धारा क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं गर्म महासागरीय धारा, तीव्र गर्म महासागरीय धारा, ठंडी महासागरीय धारा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बेंगुला है ठंडी महासागरीय धारा जो दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तटों पर ध्रुव से निम्न अक्षांश की तरफ ये धाराएं चलती हैं, बेंगुला धारा, और यह है ठंडी महासागरीय धारा। दोस्तों आपको बता दें कि बोट्सवाना का जो कालाहारी डेजर्ट बेंगुला की ठंडी धारा के परिणाम स्वरूप ही इसका निर्माण होता है, जो बोट्सवाना में कालाहारी डेजर्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अमेरिका के झील प्रदेश में सम्मिलित 5 झीलों में कौन सी पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं सुपीरियर, मिशिगन, इरी और ऑन्टेरियो। तो दोस्तों ये सभी जो झीलें हैं ये कनाडा के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं और इनमें से पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित देश है मिशिगन। ये सभी अमेरिका में स्थित झीलें हैं, सुपीरियर, इरी, ऑन्टेरियो और मिशिगन, ये पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है? ऑप्शन है मॉस्को, व्लादिवोस्टॉक, लेनिनग्राड और मारासाई। तो दोस्तों 5 सागरों का पत्तन वाला देश है रूस, और रूस में मॉस्को को 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है। पोर्ट ऑफ 5 सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं जापान सी, दक्षिणी चीन सागर, भूमध्य सागर और काला सागर। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो सागर है उसे है साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर। अगला क्वेश्चन है, अल गजीरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? ऑप्शन है सऊदी अरब, ईरान, सूडान और मिस्र। तो दोस्तों अल गजीरा
रेगिस्तान स्थित है सूडान। सूडान देश में स्थित है अल गजीरा नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भी आकार की घाटी किसके द्वारा बनती है? ऑप्शन दिए गए हैं हवा, भूमिगत जल, नदी और हिमनद। दोस्तों भी आकार घाटी का निर्माण होता है नदियों के द्वारा, नदियों के द्वारा। इसके अलावा गॉज तथा कैनियन भी नदियों के द्वारा निर्माण होता है। हवा के द्वारा ज़्यूज़न, एंसलबर्ग जैसे स्थलाकृतियाँ बनती हैं, और हिमनद के द्वारा बनते हैं दोस्तों श्रृंग, भेड़शिला, हॉर्न तथा नूनाटक जैसी स्थलाकृति हिमनद के द्वारा बनती हैं। और भूमिगत जल के द्वारा डोलाइन, पोल्जे तथा युवाला जैसी स्थलाकृति बनती है। और भी आकार की घाटी का निर्माण होता है दोस्तों नदियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? ऑप्शन दिए गए हैं बोर्नियो, मेडागास्कर, न्यू गिनी और सुमात्रा। तो दोस्तों इनमें से सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है न्यू गिनी। न्यू गिनी सबसे बड़ा द्वीप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नियाग्रा वाटरफॉल किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं कोलोराडो, मिसिसिपी, सेंट लॉरेंस और जैम्बेजी। दोस्तों नियाग्रा फॉल स्थित है अमेरिका में, और यह सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है नियाग्रा वाटरफॉल। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं सिसिली का स्ट्रोम्बोली, इटली का विशुवियस, पश्चिमी द्वीप समूह का माइंड पीली और मैक्सिको का पैराक्यूटिन। तो दोस्तों सिसिली का स्ट्रोम्बोली, ये इटली का द्वीप है सिसिली, यहाँ का स्ट्रोम्बोली जो जिसे लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी कहा जाता है, यह एक एक्टिव वॉल्केनो है, हमेशा एक्टिव रहता है। अगला क्वेश्चन है, सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? ऑप्शन दिए गए हैं नदियाँ, भूकंप, पर्वत। तो दोस्तों सिस्मोग्राफी अध्ययन किया जाता है भूकंप का, सिस्मोग्राफी के लिए भूकंप का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मौना लोवा उदाहरण है प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी। तो दोस्तों मौना लोवा स्थित है अमेरिका के हवाई द्वीप में, और यह एक्टिव वॉल्केनो, क्या है दोस्तों? एक्टिव वॉल्केनो, सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं? ऑप्शन दिए गए हैं दक्षिण अफ्रीका का, ये सभी ग्रासलैंड है। दक्षिण अफ्रीका में ग्रासलैंड पाया जाता है वेल्ड, अर्जेंटीना में पंपास, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स और लानोस जो पाए जाते हैं ये दोस्तों जो अपनी कौन सी रिवर है अमेजन रिवर के नॉर्थ में पाए जाते हैं। वेनेजुएला के क्षेत्रों में लानोस पाया जाता है, और ब्राज़ील में पाए जाते हैं कैंपोस घास के मैदान पाए जाते हैं ब्राज़ील में, यानी ये ऑप्शन गलत है। इस प्रश्न से उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी, ब्राज़ील में पाए जाते हैं कैंपोस। अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण का कारण। दोस्तों चंद्र ग्रहण की स्थिति कब बनती है? ये है सूर्य, ये है अर्थ, और अर्थ की परिक्रमा करती है चंद्रमा। तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है और सन की लाइट चंद्रमा तक नहीं पहुंच जाती, तो उस स्थिति को कहा जाता है चंद्रग्रहण। यानी इस प्रश्न का उत्तर दो, पृथ्वी एवं सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी का आ जाना, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, जिससे सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता, और इस स्थिति को कहा जाता है चंद्रग्रहण। सेम ये चंद्रमा अगर इधर आ जाता है और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता, तो उसे कहा जाता है सूर्य ग्रहण की स्थिति। अगला क्वेश्चन है, सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और उसकी परिक्रमा करता है। यह सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कोपरनिकस ने। कोपरनिकस के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था कि पृथ्वी सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य क्या है? ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। 0 डिग्री अक्षांश को कहा जाता है दोस्तों भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। 0 डिग्री देशांतर कहलाती है ग्रीनविच लाइन से। ग्रीनविच जो कि लंदन की ग्रीनविच से निकलती है 0 डिग्री देशांतर, और 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर, इसे कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन है आल्प्स, हिमालय, एंडीज और रॉकी। तो दोस्तों आल्प्स जो माउंटेन रेंज है वो है यूरोप में, हिमालय एशिया में, एंडीज और साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज
की पर्वतश्रेणियाँ पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है डॉल्फिन चैलेंजर कटक कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कटक महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। तो जो ये कटक है डॉल्फिन चैलेंजर कटक, ये पाया जाता है दोस्तों अटलांटिक महासागर में। देशांतरी दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है, तो कितनी होती है दोस्तों? ये होती है 15 डिग्री। 15 डिग्री वो कैसे आपको बता दें दोस्तों कि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। तो 1 डिग्री घूमेगी दोस्तों 24 इंटू 60 डिवाइड बाई 360 अगर हम करते हैं तो यहाँ से अगर डिवाइड करते हैं तो 1 डिग्री घूमती है 4 मिनट में। तो अगर मैं दोनों तरफ 15 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो 15 डिग्री घूमेगी 60 मिनट में, यानी 1 घंटे के अंतराल के बाद 15 डिग्री। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार गुजरती है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों लिम्पोपो नदी। यह दक्षिण अफ्रीका में प्रवाहित होती है और यह हिंद महासागर में इसका ड्रेनेज हो जाता है और मकर रेखा को 2 बार काटती है। जबकि नाइजर रिवर यह भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, नाइजर रेखा। अगला क्वेश्चन है स्वेज नहर किन सागर को जोड़ती है? ऑप्शन दिए गए हैं भूमध्य सागर को लाल सागर से। दोस्तों स्वेज नहर का निर्माण हुआ था 1869 में फ्रांस के वैज्ञानिक फर्डिनेंड के द्वारा इस नहर का निर्माण किया गया और ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है स्वेज के नाम। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस एक की सीमा कैस्पियन सी से नहीं लगती, कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? ऑप्शन दिए गए हैं आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कैस्पियन सागर की सीमा से लगे देश हैं रूस, ईरान, अजरबैजान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ये 5 देश कैस्पियन सी से लगे हुए हैं और आर्मेनिया देश नहीं लगा हुआ इससे, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों आर्मेनिया। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अपने अमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। दोस्तों अब जो पिछले टेस्ट हुए हैं वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। धन्यवाद।